आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के ईएसआईसी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 2000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 187 करोड़ 44 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रवीण चौधरी। डॉक्टर प्रवीण का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर प्रवीण, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, आप भी डॉक्टर प्रवीण से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1764 यानी 011-2342-1764 पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण, हम बात करना चाहेंगे कि आजकल कोविड के मामलों में कई जगहों पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें और 5 अप्रैल को दिल्ली में 112 मामले थे, 7 अप्रैल को 176 हो गए, इसके बाद 13 अप्रैल को 299, 17 अप्रैल को 517 और 20 अप्रैल को ये मामले बढ़कर 1009 हो गए। तो जिस तरीके से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी सर, देखिए सर, बिल्कुल सही बात है। आज के भी मामले अगर दिल्ली में देखे जाएं रोजमर्रा की लाइफ में 13 से 71 पेशेंट आज के डेट में पॉजिटिव टाइम पे हैं। तो एक्चुअली जो अभी तक जो पेशेंट के जो केस आ रहे हैं कोविड वाले, इसमें घबराने की बात वैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माइल्ड केस आ रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम हो रहा है, कहने का मतलब कि एडमिशन कम हो रहे हैं और पेशेंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हल्का सा बुखार और खांसी अगर किसी को हो रहा है, गले में दर्द है, इस तरह के जो लक्षण आ रहे हैं, तुरंत उसको अपने नजदीकी फिजिशियन से या फैमिली डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। और बिल्कुल भी इसको लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। और जो भी पेशेंटों के जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगी या सेकंड डोज नहीं लगी, जिनकी भी ड्यू डोज है सेकंड डोज, वो वैक्सीनेशन जरूर लें। और जिसको बूस्टर डोज आ रही है, स्पेशल अवर पेशेंट जो है डायबिटीज, जो जिनको शुगर है, मधुमेह से जिनको है समस्या, हाइपरटेंशन है, उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नियरेस्ट सेंटर में जा करके, जैसे दिल्ली सरकार आजकल लगवा रही है, तो उनको वैक्सीनेशन जरूर लगवाना चाहिए। बिल्कुल, अगर वैक्सीनेशन लगी रहेगी तो इसके खतरे की चांस बिल्कुल भी कम से कम उनको खतरे को टाल सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और इस समय प्रिकॉशनरी डोज की आपसे बात करना चाहेंगे कि जो 18 प्लस के लोग हैं, उनको प्रिकॉशनरी डोज इस समय विभिन्न जो निजी अस्पताल हैं वहां पर लगाई जा रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रिकॉशनरी डोज लग रही है, उसके पात्र कौन से लोग हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, दोनों वैक्सीन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, क्या कुछ इसके लिए करना पड़ेगा? हाँ जी, जैसा कि सभी लोग टीवी पर भी देख रहे हैं कि जो आईसीएमआर ने गाइडलाइन बनाए हैं कि फर्स्ट डोज के 9 मंथ के अंतराल के बाद, ऐसा कोई एवरेज टाइम फिक्स नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली देखा गया है जो WHO और आईसीएमआर की गाइडलाइन है, 9 मंथ के बाद कभी भी यू आर एलिजिबल, आप उसके लिए एलिजिबल है जो बूस्टर डोज लगवाने के लिए। आजकल तो सरकार ने जैसे बहुत अच्छा सिस्टम से 12 प्लस वाले बच्चों में भी जो वैक्सीन शुरू कर दी है, और यंग वंस जो बच्चे हैं 5 प्लस वैक्सीन की भी अभी चल रही है। ऑलरेडी फाइनल ट्रायल आईसीएमआर ने कर दिए हैं, तो जल्दी ही डेढ़ महीने में वो बच्चों को भी वैक्सीन आ जाएगी कोर्बेवैक्स नाम से। और भी जो वैक्सीनेशन मार्केट में है, कोरोनाशील्ड है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, वैक्सीन कोई भी है, ऑल सेम है और आराम से सबको लगवा देनी चाहिए।
जी बिल्कुल। और डॉक्टर प्रवीण, अगर हम देखें तो बच्चे भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। स्कूलों में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है और कई शहरों में अब मास्क को दोबारा से मैंडेटरी बना दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के मामलों में इजाफा देखा गया, बढ़ोतरी दर्ज की गई, उसको देखते हुए एक चौथी लहर की संभावना जताई जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये संभावना किस तरह की है और क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें चौथी लहर के बारे में आ सकती है या? हाँ जी, देखिए अभी चौथी का बिल्कुल लहर है। ये अप्रोक्सीमेट जो एज ए फिजिक्स है, जो हमारी अप्रोक्सीमेटली जो कैलकुलेशन बन रही है मिड जून और थर्ड और जो लास्ट सेमेस्टर ऑफ द जून में चौथी लहर का आना चाहिए। बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि केसेस जो माइल्ड अभी हो रहे हैं, ऐसा कोई सीरियस मैटर नहीं होना चाहिए जो हम अनुमान लगा रहे हैं। टीचर का तो खैर पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जो अगर वैक्सीनेशन फुल हो गई तो माइल्ड हॉस्पिटलाइजेशन एडमिशन पेशेंट के कम होंगे। घर पे ही अगर रख रखाव परहेज से कर सकते हैं। रही बात मास्क की, मास्क लगाना जनता के लिए ही बहुत बेनिफिट, ये उनका मैसेज है और प्रिकॉशनरी और प्रिवेंशनरी ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जिस तरह से हम अपनी भाषा में बोलते हैं, खांसी बुखार जुकाम जो आजकल हो रहा है, बिल्कुल मिक्स टाइप ऑफ द वेरिएंट ऑफ द कोरोना इस टाइम मार्केट में है। अगर सपोज हम ओपीडी में पेशेंट देख रहे हैं, 10 पेशेंट अगर फीवर के हैं और अगर हम जांच करवा रहे हैं उनकी, तो आउट ऑफ 10 में से 3 पेशेंट का अभी भी पॉजिटिव निकल रहा है। इसका मतलब जो पैटर्न है गोइंग टू बी ऑन द इंक्रीज पैटर्न, और इस तरह से केसेस तभी बढ़ रहे हैं। और अगर जांच अगर बढ़ जाएंगी तो मिड जून और जून एंडिंग तक ये केस मेरे हिसाब से आने की अनुमान है। बट इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ अगर घर पे रखा था और मास्क पहन के चले, और कभी भी जैसे कि अभी यूपी में भी इन्होंने धारा 140 लगा दी है, दिल्ली में भी ऐसी आशंका है चलाने की, तो मास्क गाड़ी में भी जरूर पहने चारों आदमी। अभी भी जो पहले वाली जो गाइडलाइन थी 1 वीक, अगर आपको फीवर हो रहा है तो ऑफिस में आ जाएं, रेस्ट करें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन करें और मास्क जरूर पहनें। जी बिल्कुल। और डॉक्टर प्रवीण, इस समय बहुत सारे लिसनर्स हैं जो पूरे देश से हमें कॉल करते हैं और आपसे वो सवाल करना चाहते हैं, और इस कड़ी में सबसे पहले हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में बलरामपुर का, जहां से रिंकी तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आपके साथ कर रहे उन्हें मेरा नमस्ते। जी रिंकी जी बताइए। जी सर, आज पृथ्वी डे मनाया जा रहा है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि आप अपने पर्यावरण को शुद्ध रखिए और जितना हो सके वृक्ष लगाए। क्योंकि अभी हमने कोविड का जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो मैंने देखा था कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, तो पेशेंट की मृत्यु भी हो गई थी। चलिए मैं अपना क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर। जैसे कि बूस्टर डोज की बात की जाए तो 9 महीने गैपिंग क्यों दिया जाता है? क्या हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहती इसलिए, या फिर कुछ अन्य कारण है? जी बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण। इम्यूनिटी का जो WHO की जो गाइडलाइन है, मैंने पहले भी कहा था, कुछ नहीं, एक एवरेज देखा गया है। जैसे किसी पेशेंट को कोविड पहले से हो चुका है तो उसकी जो एंटीजन एंटीबॉडी जो उसमें बनते हैं पूरे हाफ लाइफ करने के बाद जो अपनी भाषा में बोलते हैं, तो इसलिए उसकी एवरेज टाइम रखा है कि 9 महीने के बाद आप उसके लिए एलिजिबल हैं। 9 के बाद कभी भी लगवा सकते हैं। अभी तक जो गाइडलाइन आई है पहले भी लगवा सकते हैं, बट 9 महीने जब आप बिल्कुल सेफ जोन में है तो पेशेंट को ताकि तकलीफ ना रहे, इसलिए बूस्टर डोज की गाइडलाइन सेट करेंगे 9 मंथ के लिए। और डॉक्टर प्रवीण, हमारे एक श्रोता हमें ईमेल पर ये लिख रहे हैं कि उन्होंने दोनों डोज लगवा ली हैं और अब उन्हें प्रिकॉशनरी डोज लगवानी है, लेकिन उनका जो शुगर लेवल है वो काफी हायर साइड में है, तो क्या ऐसे में वो प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकते हैं? हाँ जी, देखो, अगर डायबिटीज पेशेंट है और शुगर लेवल उनका हाई है तो अभी तक ऐसी गाइडलाइन में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि शुगर अगर बहुत ज्यादा है तो डोज नहीं लगेगी, वो आराम से लग सकती है। हाँ, जिस दिन हो जैसे लगवानी है तो अगर कोई पेशेंट अगर इंसुलिन पे है तो रेगुलर अपने उसके 1 हफ्ते तक इंसुलिन मॉनिटर करे, सुबह दोपहर शाम 3 बार का, और उसके बाद अपने इंसुलिन लगवा के जाए और नाश्ता करके जाए आराम से, तो वो लगवा सकता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जी बिल्कुल। और ले सकता है बूस्टर डोज। जी, रुख करते हैं बागपत का, और वहां से सोनू जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। आइए जानते हैं सोनू जी का क्या सवाल है। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार सर।
जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कोरोना के केस रोजाना बढ़ रहे हैं जी सर, क्या फिर से लॉकडाउन लगने की उम्मीद है? जी डॉक्टर प्रवीण, ये डर लोगों को बहुत सताता है कि कोविड के मामले बढ़े तो कहीं लॉकडाउन न लग जाए और दोबारा से लोग घरों में बंद ना हो जाएं, क्या कहेंगे? हाँ, मेरे हिसाब से अभी तक जो इंडिकेशन है लॉकडाउन तो ऐसे लगना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने कहा सोनू जी कि पहले भी जो है अब कोरोना फैल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, मगर जो एडमिशन अभी हॉस्पिटल में ऐसा जैसा कोई चढ़ाई पहले मची थी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पेशेंट को लंग्स कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, पेशेंट डिस्मिस हो रहा है, मतलब पेशेंट अल्टर हो रहा है, गफलत में हो रहा है, ऐसी अभी तक कोई भी केस नहीं देखा गया है। इवन यूपी में, दिल्ली में, ऑल ओवर द इंडिया लेवल पे तो लॉकडाउन की उम्मीद अभी फिलहाल मेरे हिसाब से अभी कम है। तो बस लेकिन मास्क लगा के रखे, सैनिटाइजर करे और आराम से अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो ये खतरा, मतलब जो पेंडेमिक कंडीशन है चौथी लहर जिसको हम अनुमानित कर रहे हैं, तो उसके चलने की अपने आशंका हमें पूरी है। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं ईएसआईसी अस्पताल के मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण चौधरी। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011-23421764 यानी 011-23421764 पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे अगले कॉलर हैं बड़ौद से महेश शर्मा जी। महेश जी नमस्कार। जी महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। और नमस्कार महेश जी। बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ है जिसके कारण कोरोना का उतराव चढ़ाव होता जा रहा है। अगर संख्या बढ़ती है तो हमें क्या क्या उपाय करने होंगे और किस सावधानी से हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे? जी डॉक्टर प्रवीण, महेश शर्मा जी जो हैं हमारे रेगुलर लिसनर हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं कि उनका कंसर्न रहता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा महेश जी आपने। पहले भी आपने देखा था अगर कहीं बाहर से अगर बाहर जा रहे हैं तब भी हाथ धो करके जाना है, हैं तो खाना भी खा रहे हैं, बाथरूम के बाद भी आ रहे हैं तब भी आपको हाथ बार बार धोने हैं, हाथ पॉकेट में सैनिटाइजर रखना है, हाथ सैनिटाइज करना है, मास्क पहन के चलना है। अच्छा, मास्क के बारे में एक बात और बता दूं महेश जी, जो लोग ये कपड़े वाले मास्क जो पहन के घूम रहे हैं ये बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है। N95 मास्क जो है नॉर्मल वाला पहने या ट्रिपल लेयर वाला जो 3 प्लाई वाला मास्क होता है वही इसमें इफेक्टिव है, उसको पहने और अननेसेसरी किसी के और कुछ भी यूजलेस ना करें, कहीं बिना फालतू के काम के ना जाएं। और अब सुबह भी नहाएं, घर से बाहर जब आएंगे तब भी वास्तव में नहा के ही अपने बेडरूम में जहाँ जाना है वहां पर जाएं या खाना खाना है, ताकि अब बच्चों से भी थोड़ा सा और सबको यही वो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जरूर करनी है बाहर मार्केट के अंदर। और सबको यही मैसेज है कि फालतू फंडने नहीं, कहीं बाहर आउटसाइडर में नहा घूमने। जी, और दिल्ली से अमित जी जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल, अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। अमित जी नमस्कार। हेलो जी अमित जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, और डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्कार अमित जी। जी अमित जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सवाल है सर जी कि जो ये XE वेरिएंट की बात चल रही है जी, तो थोड़ा इसके बारे में जानना चाहते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी को टाइफाइड थोड़ा जल्दी हो रहा हो तो अगर उसके लिए कोई हो उपचार तो बताने की कृपा करें। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, पहले तो इन्होंने कोविड के नए वेरिएंट XE के बारे में जानना चाहा है, क्या है ये वेरिएंट? जी देखिए, कोविड का जो नया वैसे XE अभी तक ये इंडिया में इसकी एंट्री नहीं हुई है, ये शंघाई में आ रहा है और उसके यूरोप के कुछ कंट्री में है। अभी तक तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि केसर बिल्कुल अभी इस तरह के केस अभी तक हमने नहीं देखे हैं। जो उनका आगे का तो खैर कोई गारंटी नहीं देगा कोई भी, मगर रही बात उसकी टाइफाइड की, अगर किसी को बार बार टाइफाइड हो रहा है, एक बार उसका से जो हमें एक टेस्ट होता है उसका टाइफाइड लेवल जो हम देखते हैं विडाल का और सीरम लेवल होता है, उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी लेवल चेक कर सकते हैं, उस बिहाफ पे उसके इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। आजकल तो वैक्सीनेशन भी है, तो उससे फिर टाइफाइड के चांस होने की कम रहते हैं।
उसके लिए आपको नजदीकी अस्पताल में जाकर पूरी बॉडी का चेकअप करवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने टाइफाइड की बात की और डॉक्टर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय जो डायबिटीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे इंडिया को हम डायबिटीज़ की कैपिटल कहते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को ये बीमारी हो रही है, तो इसके क्या कारण मुख्य होते हैं और हमें अपना टेस्ट जो है वो कब कराना चाहिए? कब ऐसा लगने लगता है कि हमें इसके लिए जाना चाहिए टेस्ट के लिए? आजकल मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे देखते हैं तो अनुमान के अनुसार अब 2023 तक ऑलरेडी टोटल 5 करोड़ बिलियन पीपल डू बी सफर फ्रॉम द डायबिटीज, मतलब उनके इतने ज्यादा पेशेंट हैं इंडिया। और पहली बात आजकल की जो लाइफ स्टाइल जो आजकल लोगों की है, ऑफिस में इतना स्ट्रेस है, घर पे इतना स्ट्रेस है, वर्कलोड है, लोगों की खान पान की फूड हैबिट्स है, अगर इसको सब कंट्रोल में रखें तो डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में रहती है। इवन जिनको डायबिटीज हो भी गया है, अगर अपनी सुबह मॉर्निंग वॉक रखें, शाम को मॉर्निंग वॉक रखें, खाने पीने में परहेज करें और जो अपने हाइजीनिक फूड खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, इजीली डाइजेस्टेबल वाला खाना खाएं, तब उनको बैलेंस डाइट खाएं, तो उससे शुगर, इन शॉर्ट कहने का मतलब कि अगर कंट्रोल रखेंगे तो उनका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। और बढ़ने के कारण यही है कि आजकल के जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो नहीं कर पाते बच्चे या यंगस्टर, तभी हमारी डायबिटीज के केस बढ़ रहे हैं। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि स्ट्रेस फैक्टर को कम रखें, मॉर्निंग वॉक करें, पर डे 10,000 स्टेप पैदल जरूर चलें, और अगर कंटिन्यूसली तो रुक के चलें, मगर जरूर अपने सुबह की सैर, शाम की सैर ना छोड़ें। जी, और हमारे एक श्रोता अमित ने हमें लिखा है कि इन्हें करीब 10 साल से डायबिटीज है और अभी फिलहाल ये इंसुलिन पे हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या एक बार इंसुलिन पे आने के बाद पेशेंट इसे विड्रॉ कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोबारा से दवाओं ये पर आ बहुत ही जाए? बढ़िया प्रश्न है। देखो, ऐसा कोई गाइडलाइन और प्रोटोकॉल नहीं है, और ना ही हमारे पास भी बहुत पेशेंट है एवरीडे कि पेशेंट का एक बार इंसुलिन शुरू होने के बाद कि वापस पेशेंट रिवर्सेबल नहीं हो सकता। डायबिटीज कैन बी रिवर्सेबल, ये मैंने अभी बोला कि सब कुछ पेशेंट के हाथ में है। डायबिटीज का पेशेंट खुद एक अपने आप में ही डॉक्टर है। इवन जो ओरल एंटी डायबिटिक ले रहा है, जो दवाइयां खा रहा है, वो भी खत्म हो सकती हैं, और इंसुलिन भी इंसुलिन भी दवाइयों में कन्वर्ट हो सकता है। और लेकिन उसके लिए पेशेंट को मेहनत करनी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, और ये मैदा नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, इससे उसके इंसुलिन खत्म हो सकता है। और हर 3 महीने में जो रेगुलर HbA1c लेवल जिसको हम बोलते हैं, RBS स्टार्टिंग, शुगर स्टार्टिंग कराओ, तो वो 3 से 6 महीने में तो उससे काफी उससे बेनिफिट उसको मिलेगा। जी, और हमारी लिसनर नेहा हमें लिखती हैं कि इनके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो ये जानना चाहती हैं कि ऐसे बच्चों में जिनके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज होता है, कितनी संभावना होती है उसको अगली जनरेशन में आने की? देखो, अकॉर्डिंग टू द जीनोटाइप्स, नेहा जी, आपको 50% चांस फ्यूचर में रहेंगे, लेकिन अगर आप, जो मैंने अभी बोला, अगर आप परहेज करेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रखें, ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर पेरेंट्स को दोनों को है तो आपको होनी ही है। ऐसा कोई गाइडलाइन, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, योगा करके, एक्सरसाइज करके, खान पान को कंट्रोल करके, अधिक से अधिक मीठा ना खा के, मैदा ना खा के, जंक फूड ना खा के, तब आप शुगर से बच सकते हैं। अपने स्ट्रेस को कम रख के कम इससे बच सकते हैं आप। और विनय हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि इन्हें हाइपरटेंशन है, तो ये पूछते हैं कि क्या वो लोग जिनके अंदर हाइपरटेंशन होता है उनको डायबिटीज होने की संभावना क्या ज्यादा होती है नॉर्मल व्यक्तियों के अलावा? देखो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हालांकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इट कैन बी कनेक्ट, बीपी और शुगर कनेक्ट हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जिसको हाइपरटेंशन हो, इतनी बीपी हाई हो तो उसको शुगर होगा ही होगा। नहीं, ये टोटली मिथ है, उसका कोई लिंक नहीं है। इट कैन बी पॉसिबल, बट इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ऐसा जरूरी नहीं।
जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता विजय ये जानना चाहते हैं कि इन्हें हाइपरटेंशन है 10 साल से, और ये कह रहे हैं कि हम रेगुलर ये दवाएं लेते हैं, लेकिन क्या संभव है कि किसी एक दवा को इतने लंबे समय तक लेते रहने से उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से इन्हें कुछ नुकसान भी हो? तो क्या ये उसे ब्रेक कर सकते हैं या मॉलिक्यूल चेंज कर सकते हैं? देखिए, कई तरह की दवाई चल रही है मार्केट में, और जैसे कि हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि जैसे एम्लोडिपिन है, सेल्वाफोर्टी, हर दवाई का कुछ न कुछ साइड इफेक्ट है। बट मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो खुद से दवाई ना लें, हमेशा फिजिशियन के कंसल्ट में रहें, 3 महीने में रेगुलर चेकअप कराते रहें, उसमें रेगुलर बॉडी चेकअप आपको टेस्ट कराना है, और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई ना लें। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, और हर दवाई मार्केट में 50 तरह की एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, लेकिन हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, लेकिन वो देख करके वेरी करके ही कुछ करता है कि डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई ना लें, और 3-3 महीने में रेगुलर चेकअप कराते हैं। जी, और हमारे लिसनर नवीन हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। ये मेल पे लिखते हैं कि क्या हाइपरटेंशन जब होता है और जब बीपी बढ़ा होता है तो क्या उस समय हमें मॉर्निंग वॉक या ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आपका बीपी अगर हाई है, अगर आप ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन लेने के बाद आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। तो उस समय ये मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। तो सब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन एक बड़ी आम समस्या है, और अगर देखें तो WHO के एक आंकड़े के अनुसार पूरे वर्ल्ड की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में ये हाइपरटेंशन की समस्या रहती है। तो क्या इसके लक्षण होते हैं, और कब हमें पता चलता है कि हमें अपना बीपी चेक कराना चाहिए, और किन लक्षणों के माध्यम से हमें ये चीज पता चले कि हम फिजिशियन के पास जाएं और इसकी जांच कराएं? हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पेशेंट को सबसे पहला जो लक्षण है हाइपरटेंशन का, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को 90% केस में हेडेक होगा, और बॉडी लेथार्जिक रहेगी, टोटली टायर्डनेस रहेगा, और उसके पूरे लेग में क्रैम्प पड़ सकते हैं, और स्वेटिंग भी हो सकती है। पेशेंट को चेस्ट पेन भी हो सकता है, मुंह में सूखापन, ड्राइनेस भी हो सकती है, और पेन छाती से राइट और लेफ्ट शोल्डर में भी जा सकता है। और खासकर पेशेंट को गिडीनेस, जिसको चक्कर बोलते हैं, चक्कर भी आ सकता है। तो सर में दर्द होना और चक्कर आना, इट मींस बीपी हाई की शिकायत है। आंखों के आगे अंधेरा छाना, ये सारे लक्षण है जिसको देख करके लगेगा कि हाँ, अब बीपी हाई होने की कगार पे है। जी, तो ऐसे में अगर ये लक्षण होते हैं तो हमें अपने फिजिशियन के पास जाना चाहिए, अपनी जांच करानी चाहिए, और अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसकी दवा भी लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर प्रवीण, एक समस्या और आती है कि अक्सर लोग जब भी हाइपरटेंशन होता है तो कभी लोग पेशेंट इस बात को मानता नहीं है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया है और उसे दवा रेगुलर शुरू करनी है। कई बार लोग एक डिनायल मोड में रहते हैं कि हमें ऐसा नहीं हो सकता और शायद किसी वजह से होगा और ये ठीक हो जाता है, तो उसके रिप्रिकॉशंस बाद में दूसरे होते। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई मिथ नहीं है। मेरे पास भी ओपीडी में काफी पेशेंट आते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, किसी कभी नहीं रहा, हमारे फैमिली में किसी को नहीं है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस फैक्टर है, और जैसे कि ड्यूरिंग अभी पिछले 2 साल कोरोना पैंडेमिक में इतना लोगों को जॉब का क्राइसिस भी रहा, वैसे भी रहा, और फैमिली पैंडेमिक भी रहा, तो इस वजह से लेकिन पेशेंट की खुद की हेल्थ की बात है तो उसको खुद को सोचना चाहिए, और ये चीज इजीली मैं कह रहा हूँ कि एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर बीपी हाई है तो एक बार चेक करवा कर देखना चाहिए, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जरूर करें, और वरना अगर अनकंट्रोल हाइपरटेंशन रहेगा तो पूरी बॉडी प्रेशर करेगा, किडनी प्रेशर करेगा, लीवर प्रेशर करेगा, और ये हार्ट पे प्रेशर करेगा, तो वो पेशेंट के लिए टोटली नुकसानदायक रहेगा। तो इसलिए पेशेंट को जरूर इसका चेकअप करना चाहिए, और जैसे लगे भी बीपी हाई हो रहा है उनको खाने में नमक कम कर देना चाहिए, बॉइल्ड सॉल्ट, ऐसा डाइट से ताकि सोडियम की क्वांटिटी कम जाए। जी, डॉक्टर प्रवीण, एक कॉल ले लेते हैं। गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन भाई रेडियो वाला का कॉल है हमारे पास, और आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी।
जी यामीन भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरोड़ी लोनी जिला का। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि जिन लोगों को कोरोना हो गया था उनको पहले डायबिटीज नहीं थी, और कोरोना होने के बाद उनको डायबिटीज हो गई, तो इसका क्या कारण रहा है? देखो, ऐसा मतलब हमने जो जैसे कई जगह क्या हुआ कंपेरिजन में, ऐसा तो क्या नहीं है कि सभी को डायबिटीज हुआ, लेकिन जब कोरोना हुआ कुछ मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन दूर करने के लिए स्टेरॉइड यूज करे, तो लेकिन जिनको डायबिटीज हुआ वो ये ना माने कि उनको डायबिटीज हो गया, उनको रेगुलर चेकअप 3-3 महीने में अपनी शुगर चेक करवानी चाहिए। तो ये भी पूरी तरह से रिवर्सल हो सकती है। कभी कभार क्या हुआ, जिनको कोविड हुआ पहले से उनको नहीं पता था कि मेरे को डायबिटीज है, तो जब एडमिशन के बाद उनको जब स्टेरॉइड चले या और भी कई दवाइयां यूज करी तो उनको शुगर वहां पे निकल के सामने आ गया। तो लेकिन इस चीज को अपोजिट वे में न डालें कि कोरोना के बाद शुगर हुआ है। हो सकता है कि उनको पहले से भी शुगर रहा हो, अगर हो गया है किसी को तो एकदम से शुगर की दवाई शुरू ना करें, वेट एंड वॉच, ऑब्जर्वेशन में रखें और 3-3 महीने बाद 6 महीने तक शुगर की जांच कराते रहें। अगर है तो लोअर डोज से दवाइयां शुरू करें और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रखें तो शुगर रिवर्सेबल हो सकती है। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि अगर हम देखें तो सेकेंड वेव के दौरान काफी स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स की जो प्राथमिकता थी वो किसी की जान बचाने की थी, और ऐसे में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जो इनकी स्थिति क्रिटिकल थी उन्हें दोबारा से शुगर का सामना करना पड़ा। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये रिवर्सिबल हो सकता है और प्रॉपर फिजिशियन से इसको चेक करवाते रहें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या थी। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। वो जो गाइडलाइन WHO की तरफ से आई थी उसमें स्टेरॉइड का यूज था, जो पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए बेनिफिट थे। तो अगर शुगर डायबिटीज अगर हो भी गया तो ये ना सोचें कि कोविड के बाद हमें डायबिटीज परमानेंट हो गया है। इट कैन बी रिवर्सिबल, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, बैलेंस डाइट करके 3-3 महीने में शुगर चेक करवा के उनकी शुगर नॉर्मल हो सकती है। जी बिल्कुल, तो लाइफ स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसको लेकर आज की डेट में स्वस्थ जो है, क्योंकि कोविड के बाद से डॉक्टर प्रवीण जो एक्चुअल में जो हेल्थ है या स्वास्थ्य है उसके प्रति लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जागरूकता आई है। और आजकल एक चीज बहुत सामने आ रही है जिसमें लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं। जब से कोविड के टाइम में इम्यूनिटी शब्द आया है, तरह तरह की मेडिसिन मार्केट में बिक रही हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर। तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि हर विज्ञापन कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से जुड़ा होता है। तो किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं? क्या उसके लिए कुछ स्पेशल टैबलेट्स लेनी होती हैं? देखिए, टैबलेट वैसे ये बात सही कह रहे हो, मार्केट में कई तरह की टैबलेट हैं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी अगर मेडिसिन के बजाय घर में खान पीन से भी है। आदमी सिट्रस फ्रूट ले सकता है, विटामिन सी की सोर्स लेता है, कैल्शियम के सोर्स ले सकता है, ले सकता है। जैसे अगर बाहर है विटामिन डी के पाउच ले सकता है के लिए। बट ऐसा नहीं है कि दवाइयों से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। घर में भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से, मतलब घर के अच्छे खान पीन से भी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर प्रवीण, आप 2 लाइन में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो माइंड टेस्ट होने वाले हैं, अगर चौथी डोज आती भी है, इनसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनको वैक्सीन नहीं लगी, बूस्टर डोज लो, फर्स्ट डोज लो, सेकंड डोज लो, जिससे कि कोविड के केस बिल्कुल ही कम से कम हो जाए। और इसमें घबराने की बात नहीं है। मास्क पहन के रखें, सैनिटाइजर जेब में रखें और पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें। जी डॉक्टर प्रवीण, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। नमस्कार, थैंक यू। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर प्रवीण ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के ESIC अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी।
यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।